डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी में जो परिवहन चल रहा था उसका रक्त ब्लड टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रक्त को पढ़ने से पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे परिवहन ये टॉपिक चल रहा था, इस परिवहन में हमने जो सबसे पहले था पौधे में परिवहन, इसको पूरा पढ़ा दिया है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन जो है मुख्य रूप से जो होता है, इसके लिए 3 घटक, 3 अवयव जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। पहला था हृदय, जो कि हमने पढ़ा दिया है। दूसरा था रक्त वाहिनियाँ, ये भी पढ़ा दिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त, ब्लड के बारे में। ठीक, इससे पहले का जो हृदय है और रक्त वाहिनियाँ हैं, इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं रक्त को। रक्त जो है, ब्लड, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो हमारे शरीर को जो है जोड़ कर रखता है। ठीक, क्या रक्त तरल संयोजी उत्तक हमारे शरीर का होता है, और ये तरल संयोजी उत्तक क्या करता है तो हमारे शरीर को जोड़ कर रखता है। हमारे पूरे शरीर में जो है ब्लड होता है, और ब्लड का काम है पूरे शरीर को जोड़ करके रखना। इसी वजह से रक्त जो होता है वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक, रक्त क्षारीय द्रव है और इसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। रक्त क्या है तो क्षारीय द्रव है। देखिए, क्षारीय प्रकृति का द्रव किसे कहा जाता है तो जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो तो उसे क्षारीय प्रकृति के द्रव कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो तो उसको अम्लीय प्रकृति के द्रव कहते हैं, और 7 के बराबर जिसका पीएच मान हो उसको उदासीन द्रव कहते हैं। ठीक है, तो रक्त जो है वो क्षारीय द्रव है और इसका पीएच मान क्या है 7.4 है। ठीक, 7 से ज़्यादा है, इसीलिए ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय द्रव होता है ब्लड। ठीक, व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति में उसके भार का 7% ब्लड होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट है 40 केजी, ठीक है, 40 केजी, तो इसका 7%, 7/100, इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना होगा उतना केजी ब्लड होगा। जैसे 4, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 दूने 4, 5 दूने 10, तो 7 दूने 14/5। इसको हल कर लीजिए, 5 दूने 10 और बचा 4, 5/8 40, मतलब 2 केजी 800 ग्राम जो है ये क्या है, ब्लड है इस 40 केजी के व्यक्ति में। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि व्यक्ति में उसके भार का 7% ब्लड होता है। ठीक है, अब देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में करीब 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, रहेगा, जो भी स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, उनके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा ब्लड होता है। ठीक, अब देखिए, रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके वजह से रक्त लाल दिखाई देता है। तथा रक्त में लौह धातु, जो धातु है मेटल, वो फेरिक है, लोहा Fe होता है। ठीक, अब समझते हैं कि जो रक्त है, रक्त का भाग, रक्त में कौन कौन सा भाग होता है, रक्त का क्या क्या घटक होता है। तो रक्त में 2 तरह का घटक होता है, एक होता है द्रव वाला भाग और एक होता है ठोस वाला भाग। तो द्रव वाला भाग जो होता है ब्लड में वो करीब 55% होता है, और ठोस वाला भाग जो है करीब 45% होता है। देखिए, द्रव वाला जो भाग ब्लड में होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। तो द्रव वाला भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। अब प्लाज्मा का भी कई घटक होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा का जो घटक है। प्लाज्मा में 90% पानी होता है, फिर जो है 7% प्रोटीन होता है, और 0.9% जो है वो अकार्बनिक पदार्थ होता है। फिर ग्लूकोज का जो मात्रा होता है 0.18% होता है। वसा एवं कार्बनिक पदार्थ जो है 0.5% होता है। तो ये था जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले घटक।
अब देखिए प्लाज्मा में जो पाए जाने वाले प्रोटीन होता है उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन भी 3 तरह का होता है। प्लाज्मा प्रोटीन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह का। इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था लिखने के लिए। तो प्लाज्मा प्रोटीन देखिए यहाँ जो प्रोटीन है, प्लाज्मा के अंतर्गत आने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है 3 तरह के होते हैं। कौन-कौन सा? तो जो फर्स्ट होता है उसको कहा जाता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, ठीक? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और तीसरा जो होता है वो होता है हिपेरिन प्रोटीन, ठीक? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम क्या होता है? तो ये जो है खून को थक्का करता है। जब शरीर का अंग कटता है तो कटने के बाद जब ब्लड निकलता है तो ब्लड निकलने के बाद क्या होता है कि ब्लड जो है थक्का हो जाता है। तो वो कौन थक्का करता है? तो यही करता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, ठीक है? और उसके बाद जो ये हिपेरिन प्रोटीन है, हिपेरिन का काम क्या होता है? तो हिपेरिन क्या करता है, जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड रहता है तो वो जमता नहीं है, ठीक? वो द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में। तो हिपेरिन प्रोटीन का काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, ठीक? और जब यही हमारा शरीर का कोई भी अंग कटता है या फिर छिलता है तो ब्लड बाहर आता है। ब्लड में तो ये सारी चीज़ है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है, फिर हिपेरिन प्रोटीन है। तो हिपेरिन प्रोटीन क्या होता है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है हिपेरिन प्रोटीन। जिसके वजह से क्या होता है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है क्या करता है, ब्लड को थक्का बना देता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक? अब है देखिए, जब प्लाज्मा प्रोटीन से फाइब्रिनोजिन अलग हो जाता है तब प्लाज्मा के शेष भाग को सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। मान लीजिए कि प्लाज्मा जो है प्रोटीन है, ठीक? प्लाज्मा प्रोटीन है। इस प्लाज्मा प्रोटीन से अगर फाइब्रिनोजिन अलग हो जाए, ये फाइब्रिनोजिन अलग हो जाए तो जितने भी भाग हैं सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा? सीरम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सीरम, ठीक? सीरम कहा जाएगा। अब समझते हैं ठोस। ये ब्लड का द्रव भाग कंप्लीट हो गया, द्रव वाला भाग ब्लड का कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं ठोस भाग। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जो रक्त होता है, रक्त में 2 घटक पाया जाता है। एक होता है द्रव वाला भाग, दूसरा होता है ठोस वाला भाग। तो द्रव वाला भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक? प्लाज्मा घटक। प्लाज्मा में भी बहुत सारे जो है घटक कंपोनेंट पाया जाता है। कौन-कौन सा था? तो था पानी 90%, प्रोटीन 7%, अकार्बनिक पदार्थ 0.9%, ग्लूकोज था 0.18%, वसा एवं कार्बनिक पदार्थ 0.5%। अब जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जा रहा था उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह का होता है। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह का, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, तीसरा होता है हिपेरिन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन क्या करता है? तो ये खून को थक्का करता है। जब हमारा शरीर का कोई भी अंग कट या छिल जाता है तो ब्लड जब बाहर आता है तो उसको जमाता है, थक्का करता है। अगर थक्का नहीं होगा तो हमारे शरीर से ब्लड लगातार निकलते ही रहेगा। इस वजह से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन क्या करता है? ब्लड को थक्का बना देता है। हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है? तो हिपेरिन प्रोटीन जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है तो उसको जमाने से, थक्का बनाने से वो क्या करता है? रोकता है, ठीक? अब समझते हैं ब्लड का ठोस भाग। तो ब्लड का देखिए ठोस भाग। ब्लड का जो ठोस भाग होता है इसमें 3 अवयव होता है, 3 घटक होता है। कौन-कौन सा? तो पहला है लाल रक्त कोशिकाएँ। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा रेड ब्लड सेल, शॉर्ट में लिखा हुआ है आरबीसी, ठीक है? इसी का दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट, ठीक? क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक? इसी का भी दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। और फिर तीसरा जो घटक है वो है प्लेटलेट्स। इसी का जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट, ठीक? तो एक-एक करके अब इसको हम देखते हैं। देखिए, ये जो आरबीसी है, आरबीसी, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या होता है? तो जो हमारे बोन्स हैं, जो बोन्स हड्डी है, हड्डी के बीच में जो खोल होता है, बीच में नली, उसमें भरे हुए जो द्रव होता है, ठीक? उसी को क्या कहा जाता है? तो वो अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा में ही क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है, सॉरी आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक? आरबीसी क्या करता है? तो आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन
इन दोनों का क्या करता है, परिवहन करता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहता है। ठीक, फिर जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो इसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में क्या नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में आ जाएगा, जैसे ऊंट है, ऊंट हुआ तो अपवाद में ऊंट जो हुआ इसके ब्लड में, इसके आरबीसी में जो है वो केंद्रक पाया जाएगा। उसी का फिर जैसे लेमा है, लेमा में भी जो है क्या है, ब्लड का जो आरबीसी होगा, आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। ठीक, आरबीसी 120 दिनों तक जीवित रहता है। आरबीसी की मृत्यु जो है वो प्लीहा या तिल्ली में होता है, इसीलिए आरबीसी का जो है कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। कितना दिनों में, तो 120 दिनों में। इसी वजह से जहाँ जिसका मौत हुआ उसको उसका कब्रिस्तान कहा गया। ठीक, तो आरबीसी का मृत्यु प्लीहा में होता है, इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी की मात्रा खून में सबसे अधिक होता है, इसी वजह से खून लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब आता है डब्ल्यूबीसी। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में ही होता है। जहाँ आरबीसी का निर्माण होता है वहाँ पर डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी को शरीर का बॉडीगार्ड या सैनिक कहते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी जो होता है ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़कर बचाता है। इसी वजह से जो है डब्ल्यूबीसी को जो है हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, डब्ल्यूबीसी को शरीर का बॉडीगार्ड या सैनिक कहते हैं, क्योंकि ये जो है रोगों से लड़ता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता था, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता था, बट डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी रंगहीन मतलब श्वेत होता है, डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं होता है। नाम से ही पता चल रहा है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है 3 से 4 दिन तक होता है। डब्ल्यूबीसी कितने दिन तक जीवित रहते हैं, तो 3 से 4 दिन तक। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु लीवर में होता है। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब लास्ट है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक, तो प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स खून को थक्का बनाता है। ठीक, अब देखिए खून को थक्का तो जो प्लाज्मा प्रोटीन था, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, वो भी बनाता था, लेकिन अगर वो नहीं रहा, ठीक, तो उसके जगह पर जो है कौन काम करेगा खून को थक्का बनाने का, तो प्लेटलेट्स करेगा। ठीक, और विटामिन के कारण भी जो है रक्त थक्का बनता है। तो देखिए फाइब्रिनोजिन प्रोटीन हो गया, प्लेटलेट्स हो गया और विटामिन के हो गया, ये तीनों का काम होता है खून को थक्का बनाना। जब भी ऑब्जेक्टिव में ये आएगा तो तीनों में से एक कोई रहेगा, या तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन रहेगा खून को थक्का बनाने में सहायक करेगा, सहायता करेगा, या तो फिर प्लेटलेट्स रहेगा या विटामिन के रहेगा। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है कि जो गर्भवती महिलाओं में, जो गर्भवती महिला होती है उसमें 2 जगह खून बनता है, ब्लड, एक तो अस्थि मज्जा में, दूसरा लीवर में। क्यों, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी में रहती है तो उस समय जो है उनको खून का अधिक आवश्यकता होता है, जिसके वजह से उन महिलाओं में जो है अस्थि मज्जा के साथ साथ लीवर में भी ब्लड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती महिलाओं में अस्थि मज्जा के साथ साथ लीवर में भी खून बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय उन्हें खून की अधिक ज़रूरत होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हमने ये जो परिवहन का था, टोटल परिवहन को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।